हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, वहाँ स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति में के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वृक्ष घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। इससे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष हैं। लंबे वृक्षों के खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई है। बच्चों, जैसे जैसे हम प्राकृतिक वनस्पति में स्थलाकृति में परिवर्तन देखते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव महसूस करते हैं। और यही बदलाव सलीमा ने अपने ग्रीष्मकालीन शिविर में जाते समय महसूस किया था। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर जा रही थी, बस उनकी तो उसकी स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव उसे देखने को मिले थे। गिरिपाद में स्थित थे साल और सागवान के घने वृक्ष, और धीरे धीरे वे अदृश्य होकर पर्वत की ढलानों पर, जैसे जैसे पर्वत की ढलान पर उतरे, वहां पर नुकीली पत्तियों वाले शंकुधारी वन दिखाई देने लगे। और उसके बाद इस वृक्षों में, इन लंबे वृक्षों में खिले लाल लाल फूल, जिन्हें रोडोडेंड्रॉन के फूल कहते हैं। इसके बाद मनाली से आगे रोहतांग दर्रे के रास्ते पर उसने देखा कि जमीन पर छोटी छोटी घास उगी हुई है और कुछ स्थानों पर जो है बर्फ से ढके हुए हैं। सलीमा ने अवलोकन से हम यह पता लगा सकते हैं, ऊपर जो भी पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसके अनुमान से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। कि जिस प्रकार जैसे जैसे हम किसी पर्वत पर ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं तो वहां पर वनस्पति की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। स्थलाकृति में परिवर्तन के साथ साथ वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है, और जलवायु में परिवर्तन होगा तो इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति, प्राकृतिक, जलवायु और भूमि, ये तीनों ही किसी भी वनस्पति को, किसी भी स्थान की वनस्पति को प्रभावित कर सकते हैं। वनस्पति वृद्धि तापमान और नमी पर भी निर्भर करती है, और यह वायुमंडल का और जलवायु का ही एक भाग है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर होता है। मिट्टी की परत जितनी मोटी होगी वनस्पति में उतना ही परिवर्तन, वैसी ही वनस्पति में भी परिवर्तन हम देख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर मिट्टी कम होती है और जमीन पर मिट्टी की मोटाई अधिक होती है और पहाड़ों पर कम होती है। तो इस प्रकार हम वहाँ पर वनस्पति में परिवर्तन देख सकते हैं। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। उपरोक्त जो भी कारण आपने देखा, कौन कौन सा देखा? स्थलाकृति, पहला था स्थलाकृति, दूसरा है जलवायु, ऊंचाई और मिट्टी की परत, तापमान, नमी और ढाल। ये सभी कारक जो हैं किसी भी स्थान की वनस्पति को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें पहला है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जहां तापमान अच्छा है, जलवायु अच्छी है और वर्षा की मात्रा भी अच्छी है, वहां पर
वन अधिक मात्रा में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। सघन वन और खुले वन विकसित होते हैं। दूसरा है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। उसके बाद है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों में जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उप ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में भी कई अन्य जानकारियां सलीमा को दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। भूमध्य रेखा क्या है बच्चों? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यह बीचों बीच खींची गई रेखा यह है भूमध्य रेखा। और यहाँ पे है ये ध्रुव एक, ये ध्रुव दूसरा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा से हम दोनों तरफ जाते हैं तो हमें वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा पर वनस्पतियां अलग प्रकार की होंगी और ऊपर ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे वहाँ पर वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो यहाँ के वातावरण और जलवायु में भी परिवर्तन होता है और इसी वजह से यहाँ पर वनस्पति यहाँ पर क्या होता है, वनस्पति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब सलीमा यह बात समझ गई कि ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर वनस्पति में बदलाव देखने को मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति में कई प्रकार के बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां एवं उनके गुणों और वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। सलीमा ने अपना अनुभव जो था वह अपने पिता को बताया। उसके पिता भी विश्व के अनेक स्थानों पर जा चुके थे, इसलिए उन्होंने वहां पर विभिन्न प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में सलीमा को बताया। यहाँ पर हम कांटेदार झाड़ियाँ देखते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ और झाड़ जो हैं शुष्क प्रदेशों में ही उत्पन्न होते हैं। इसमें जहाँ अधिक वर्षा नहीं होती है, तापमान या तो अत्यधिक गर्म होता है या अत्यधिक ठंडा होता है, तब वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। आइए हम देखते हैं अब विश्व की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं वह कौन सी हैं और कहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसमें पहला हम देखते हैं वन। वनों के प्रकार, वनस्पति के प्रकार में पहला है वन। वन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसे हम यहाँ समझते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण यानी अत्यधिक गर्मी, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक गर्मी पाई जाती है, गर्मी होती है। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन घने भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। मैंने बताया भूमध्य रेखा क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है सीधा चमकता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी चमकती हैं, इस कारण यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। और यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होने के कारण इस क्षेत्र में पाए जाने वनों को उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। यहाँ इसे वर्षा वन भी कहते हैं। कारण यह है कि भूमध्य रेखा पर दिन भर तेज गर्मी के साथ शाम को अत्यंत तीव्र या तेजी से वर्षा भी होती है। इस कारण यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। ये घने वन होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले वन जो हैं वो अत्यंत घने होते हैं। भूमध्य रेखा में उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा भी होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं
होता, इसलिए यहाँ वनों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर अत्यधिक तेज गर्मी पड़ती है और रोज वर्षा भी होती है, प्रतिदिन वर्षा भी होती है। यहाँ का मौसम शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ की पत्तियाँ जो है, पेड़ जो है अपनी पत्तियाँ पूरी तरह नहीं गिराते हैं, पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, धीरे झड़ती जाती हैं और फिर नई पत्तियाँ उस पर आती जाती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वन इतने घने होते हैं कि दिन में भी सूर्य की रोशनी नीचे जमीन तक नहीं पहुँच पाती है, अर्थात वनों के अंदर नहीं पहुँच पाती। ये सदाबहार वन का चित्र आप देख रहे हैं। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। आमतौर पर यहाँ पर दृढ़ काष्ठ वृक्ष यानी कठोर लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनका उदाहरण है रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि। तो ये सदाबहार वन है, इसकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती हैं, जब भी झड़ती हैं तो पुनः उसमें नई पत्तियां आ जाती हैं। यहाँ कुछ देखते हैं। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एकदम घने वन है, इसीलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। आगे और देखते हैं इसमें क्या दिया है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मारकर खा सकता है। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन वृक्षों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात व निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती का अर्थ है जो वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत में और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अर्थात गर्मी के दिनों में यहाँ के वृक्ष जो हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में दृढ़ काष्ठ वन यानी कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे साल, सागौन, नीम, शीशम आदि। दृढ़ काष्ठ वृक्ष होने के कारण इनका उपयोग फर्नीचर बनाने, यातायात की सामग्री और निर्माण सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर है। ये देखिए पर्णपाती वन है जो कि अपने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण शीत धना उष्ण हो गया शीतोष्ण, ऐसा मौसम जिसमें ठंड और गर्मी दोनों ही पर्याप्त मात्रा में और वर्षा भी होती है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में स्थित है। यह सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ काष्ठ और नरम लकड़ी के वृक्ष भी पाए जाते हैं। यह चीन में,
अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में पाए जाते हैं। नहीं, दक्षिण पूर्व अमेरिका और चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राजील में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य पेड़ हैं चीड़, बांज और यूकेलिप्टस। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इसके आगे की वीडियो में आगे का पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, बाय।